तो चलते हैं मौर्यकालीन प्रशासन भाग 2। आइए शुरू करते हैं। तो मौर्यकालीन प्रशासन भाग 2 में हम लोग आज चलेंगे सैन्य व्यवस्था। मौर्य काल के में सैन्य व्यवस्था किस प्रकार का था, तो इसके बारे में जानकारी मेगास्थनीज देता है। मेगास्थनीज के इंडिका से हमें मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है, सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग होता था जो 5 सदस्यीय 6 समितियों में विभक्त था। 5 सदस्यीय 6 समितियों में विभक्त था सैन्य विभाग। इस बात की जानकारी हमें मेगास्थनीज देता है। सैन्य विभाग की जो प्रथम समिति थी वह जल सेना की व्यवस्था करती थी, यानी कि नौसेना की व्यवस्था करती थी। दूसरी समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था, युद्ध के समय यातायात एवं रसद की व्यवस्था दूसरी समिति करती थी। तीसरी समिति पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। सैन्य व्यवस्था की जो चौथी समिति थी वह अश्वारोही सेना की देखरेख करती थी, चौथी समिति। पांचवी समिति जो थी वह गज सेना यानी कि हाथी सेना की देखरेख करती थी, और छठी समिति रथ सेना की देखरेख करती थी। इस प्रकार 6 समितियां थी और 6 समिति में 5 सदस्य, हर एक समिति में 5 सदस्य और 6 समिति यानी कि 30 सदस्य होते थे। और ये बड़ा ही व्यवस्थित था। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था के इन समितियों को देखकर ऐसा आभास होता है कि सैन्य व्यवस्था जो है कितना व्यवस्थित रहा होगा। अलग अलग सेना के लिए अलग अलग समितियां थी और उनका जो विशेष प्रकार का काम होता था। सैन्य विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको सेनापति कहा गया, सेनापति। और सैन्य प्रबंध की देख रेख करने वाला जो अधिकारी था, सैनिकों में जो प्रबंध करता था, है ना, अलग अलग टाइप का जो प्रबंध होता था उसको जो प्रबंध करता था वह देखने वाला अधिकारी था अंतपाल। क्या नाम था? अंतपाल। सैन्य प्रबंध की देख रेख करने वाला अधिकारी अंतपाल। ओके। प्लिनी, है ना, यूनानी लेखक प्लिनी कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार सैनिक और 9,000 गज सेना थी। इस बात की जानकारी प्लिनी देता है। वहीं जस्टिन कहता है, यूनानी लेखक जस्टिन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना के साथ सारे भारत को रौंद दिया था। और इस जस्टिन के इस कथन से ऐसा आभास होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना कितनी विशाल रही होगी। 6 लाख सेना के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने सारे भारत को रौंद दिया। यह कौन कहता है? तो यूनानी लेखक जस्टिन कहता है। और जस्टिन यह भी कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह था। कौन कहता है? तो जस्टिन 2 बातें कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख सैनिक थे और 6 लाख सेना के साथ वह संपूर्ण भारत को रौंद दिया था। और जस्टिन दूसरी बात कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह था। ठीक है, तो ये सैन्य व्यवस्था हो गया, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। अब आते हैं आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार थी। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। अर्थशास्त्र में बृहत रूप से मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था की जानकारी दी गई है। राज्य की अर्थव्यवस्था का जो आधार था वह कृषि था, पशुपालन था और वाणिज्य, है ना, वाणिज्य यानी कि व्यापार, है ना। कृषि, पशुपालन और व्यापार राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। अर्थशास्त्र में कुछ भूमि का उल्लेख किया गया है, जैसे कि कृष्ट भूमि। कृष्ट जो है वह जुती हुई भूमि को कृष्ट कहा जाता था। अकृष्ट, बिना जुती हुई भूमि को अकृष्ट कहा जाता था। स्थल, ऊंची भूमि जो होती थी उसको स्थल कहा जाता था। अदेव मातृक, बिना वर्षा के जो सिंचित भूमि होती थी उसको अदेव मातृक कहा गया है। और सीता, जो राजकीय भूमि यानी कि राज्य के अधीन सरकारी भूमि जो होती थी उसको सीता कहा गया है। अर्थशास्त्र में इन भूमियों का उल्लेख है ना, इस बात को ध्यान में रखना है। कृष्ट, अकृष्ट, स्थल, अदेव मातृक और सीता। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने
राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला जो अधिकारी होता था उसको सीता अध्यक्ष कहा गया। सीता अध्यक्ष जो कि राजकीय भूमि की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था, सीता अध्यक्ष। राज्य की आय का जो स्रोत था तो प्रमुख स्रोत भूमि कर था। हर एक वंश में चाहे कोई भी वंश रहा हो, आय का सबसे बड़ा स्रोत अगर हम जानेंगे तो भूमि कर होता था, है ना। मौर्य काल में भी आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था और यह उपज का जो है 1/6 लिया जाता था, उपज का 1/6 लिया जाता था। भूमि कर को बलि कहा गया, बलि भूमि कर का नाम था, बलि कहा गया। मौर्य काल में भूमि कर को बलि कहा गया है और यह उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। भूमि कर का दो रूप था, भूमि कर का दो रूप था, पहला सेतु कर और दूसरा वन कर। सेतु कर सामान्य भूमि से लिया जाता था, वन कर जो वन वाला भूमि था वहां पर वन कर लिया जाता था। भूमि कर का दो रूप, सेतु कर और वन कर, और भूमि कर का नाम क्या था तो बलि कहा जाता था। इस बात को ध्यान में रखना है। राजकीय आय के लिए, है ना, मौर्य काल में राज्य के आय को बढ़ाने के लिए अन्य कर भी लिए जाते थे। चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में कहता है कि राज्य का विकास कर से हो सकता है। वह राज्य, उस राज्य का विकास संभव नहीं है जहां कर लागू नहीं किया जाता हो। तो किसी भी राज्य के विकास के लिए यह आवश्यक है कि राज्य कर अपने नागरिकों से प्राप्त करे। मौर्य काल में भी जो है वह मतलब भूमि कर के अतिरिक्त अन्य प्रकार के कर लिए जाते थे जिसका उल्लेख हमें अर्थशास्त्र देता है। जैसे कि भाग, भाग क्या था तो कृषकों द्वारा उत्पादित सामग्री से प्राप्त कर। भूमि कर अलग था और ये भाग था, तो किसान जो सामग्री उत्पादित करते थे बेचने के लिए उससे भाग नामक कर लिया जाता था। प्रवेश यानी कि आयात कर, आयात कर यानी कि प्रवेश, प्रवेश का नाम कैसे याद रखेंगे तो सीमा में प्रवेश किया तो प्रवेश कर देना होगा, आयात कर। निष्क्राम निर्यात कर था। प्रणय आपातकालीन कर लिया जाता था, प्रणय। हिरण्य अनाज के रूप में ना होकर नगद लिया जाता था। वैसे किसान जो है अनाज के रूप में कर ना दे करके नगद देना चाहते थे उनसे हिरण्य नामक कर लिया जाता था। तो भूमि कर के अतिरिक्त इन करों को भी राज्य की ओर से अपने नागरिकों से लिया जाता था। मौर्य काल में जो है सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त था। मौर्य काल में सिंचाई के लिए विशेष ध्यान दिया जाता था। इस बात की हम जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है और जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था सौराष्ट्र का, सौराष्ट्र का गवर्नर था चंद्रगुप्त मौर्य का। कौन? पुष्यगुप्त, है ना। ये चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था सौराष्ट्र यानी कि पश्चिम भारत में। और पुष्यगुप्त के द्वारा सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। किस लिए? तो सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर पुष्यगुप्त के द्वारा सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। आपको बता दें कि ये जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण से संबंधित 3 राजाओं का उल्लेख है। पहला चंद्रगुप्त मौर्य हम लोग देखे जो निर्माण करवाया था सुदर्शन झील का। उसके बाद रुद्रदामन, है ना, शक शासक रुद्रदामन जो है वह सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। और तीसरा गुप्त शासक स्कंदगुप्त, गुप्त शासक थे स्कंदगुप्त, वह भी जो है वह सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। 3 शासकों का उल्लेख है ना, 3 शासकों का उल्लेख है। हाँ, गुजरात में, सही बात है। 3 शासकों का उल्लेख है जूनागढ़ अभिलेख में। और ये 3 शासक क्या किए तो चंद्रगुप्त मौर्य सौराष्ट्र, चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था पुष्यगुप्त जो कि सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, है ना। रुद्रदामन आया, वह सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। फिर गुप्त वंश में स्कंदगुप्त आया, वह भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाता है। तो 3 शासकों का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। सिंचाई के लिए राज्य की ओर से भूमि कर के अतिरिक्त अलग से कर लिया जाता था जो उपज का 1/5 से 1/3 होता था। वैसे किसान जो राज्य के सिंचाई साधनों का उपयोग करना चाहते थे उनको
उपज का 1/5 से 1/3 भाग राज्य को देना होता था सिंचाई कर के रूप में। ओके, अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन मौद्रिक व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है। कह सकते हैं कि मौर्य काल हमारे देश का पहला राजवंश था जो मौद्रिक व्यवस्था को दुरुस्त किया था, है ना। इसके पहले के राजवंश में मौद्रिक व्यवस्था के बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं की गई है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन मौद्रिक व्यवस्था की विशेष चर्चा की गई है। मुद्रा जारी करने वाला जो अधिकारी होता था उसको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। लक्षणाध्यक्ष यानी कि आज का आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर उस समय क्या कहलाता था? लक्षणाध्यक्ष। मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। जबकि मुद्रा का परीक्षण करने वाला जो अधिकारी था उसको रूपदर्शक कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मुद्रा का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा गया है। राज्य में आम लोगों को भी सिक्का बनवाने का अधिकार था। वैसे लोग जो स्वयं सिक्का बनवाते थे और राज्य की मुहर दिलवाते थे उन्हें रूपिका नामक ब्याज राज्य को देना होता था। रूपिका क्या था? तो एक ब्याज था जो राज्य को देना होता था। नागरिक देते थे। कब? तो वैसे नागरिक जो स्वयं जो है सिक्का बनवाते थे और राज्य का चिन्ह देने के लिए उस सिक्के में रूपिका नामक ब्याज राज्य को देना होता था। ये ध्यान में रखना है। मौर्यकालीन कुछ सिक्कों का उल्लेख किया गया है, जैसे करशापन, ये चांदी का सिक्का था। सुवर्ण, सोने का सिक्का था। मासक, तांबे का मुद्रा, है ना। काकनी, तांबे का छोटा सिक्का। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध जो सिक्का था वह था करशापन। करशापन मौर्यकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्के का नाम क्या था? करशापन, जो चांदी का था। तो फिर से बोलते हैं, करशापन चांदी का था, सुवर्ण सोने का सिक्का था, मासक तांबे का मुद्रा और काकनी जो था वह तांबे के छोटे सिक्के को काकनी कहा गया है। ठीक है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन व्यापार वाणिज्य का भी हमें जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन व्यापार वाणिज्य की भी जानकारी मिलती है और ऐसा लगता है कि मौर्य काल में व्यापार वाणिज्य जो था वह बहुत ही व्यवस्थित रहा होगा। अर्थशास्त्र के अनुसार काशी और पुंड्र, है ना, काशी और पुंड्र में रेशम के कपड़े के लिए, है ना, और बंग यानी बंगाल मलमल के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य काल में काशी और पुंड्र रेशम के लिए और बंग यानी बंगाल मलमल के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य काल में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, पश्चिमी तट पर भृगुकच्छ और सोपारा महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। 3 बंदरगाह का उल्लेख है। पूर्वी तट पर बंदरगाह है ताम्रलिप्ति, ठीक है, और पश्चिमी तट पर भृगुकच्छ और सोपारा बंदरगाह का उल्लेख किया गया है, जहां से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था। व्यापारिक मार्ग का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता था उसको सारथवा कहा गया। सारथवा यानी कि रास्ता दिखाने वाला। जो व्यापारी एक जगह से दूसरे जाते थे तो व्यापारियों के काफिले को रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति को सारथवा कहा जाता था। तो मौर्य काल में व्यापार वाणिज्य काफी विकसित था और जो बंदरगाह मिला है इस बंदरगाह से ऐसा प्रतीत होता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी मौर्य काल में काफी रहा होगा। ओके, मौर्यकालीन सामाजिक दशा के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। मौर्यकालीन सामाजिक दशा का उल्लेख अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के इंडिका से मिलती है कि मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। मेगास्थनीज ने समाज में 7 जातियों का उल्लेख करता है अपने इंडिका में। 7 जाति कौन थे? तो दार्शनिक, किसान, योद्धा, पशुपालक, कारीगर, निरीक्षक और मंत्री। दार्शनिक, किसान, योद्धा, पशुपालक, कारीगर, निरीक्षक, मंत्री। इसको हम लोग कोड में अगर पढ़ना चाहेंगे याद रखने के लिए तो कोड क्या है? तो दाक यप कानी, दाक यप कानी मंत्री। ठीक है। दाक से दार्शनिक,
क से किसान, य से योद्धा, प से पशुपालक, ठीक है, का से कारीगर, नी से निरीक्षक और मंत्री। दाक, यप, कानी, मंत्री, ये कोड ध्यान में रखेंगे तो मेगास्थनीज के द्वारा उल्लेखित मौर्यकालीन समाज की 7 जातियों को हम जान पाएंगे। ठीक है, दाक, यप, कानी, मंत्री, इसको ध्यान में रखना है। मौर्य काल में जो है स्त्रियों की दशा अच्छी थी, है ना, उन्हें विवाह विच्छेद करने यानी कि स्त्रियों को तलाक लेने और पुनर्विवाह करने की अनुमति थी, है ना, स्त्री को भी परमिशन था, स्त्री भी जो है वह निर्णय ले सकती थी तलाक लेने का और पुनर्विवाह करने की अनुमति थी। और इससे यह पता चलता है कि मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति बेहतर रही होगी। समाज में वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी, वेश्यावृत्ति का प्रचलन था और वेश्यावृत्ति को राजकीय संरक्षण प्राप्त था, राज्य का संरक्षण प्राप्त था, है ना, वेश्यावृत्ति का प्रचलन था और वेश्यावृत्ति को राज्य का संरक्षण प्राप्त था। वेश्याओं के निरीक्षक को गणिकाध्यक्ष कहा जाता था, है ना, वेश्याओं का निरीक्षण करने वाले अधिकारी को गणिकाध्यक्ष कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति राज्य की ओर से की जाती थी। स्वतंत्र रूप से वेश्या करने वाली स्त्रियों को रूपा जीवा कहा गया। रूपा जीवा यानी कि स्वतंत्र रूप से वेश्या करने वाली महिला को रूपा जीवा कहा गया है। बड़े घर की, मौर्य काल में बड़े घर की महिलाएं प्राय घर में के अंदर रहती थी। अर्थशास्त्र में ऐसी महिलाओं को अनिष्कासनी कहा गया। अनिष्कासनी मतलब कि वैसी महिला जो घर के अंदर रहती थी, अनिष्कासनी कहा गया है। अर्थशास्त्र या इंडिका में कहीं भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, मौर्य काल में हालांकि अर्थशास्त्र 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास का उल्लेख किया गया है, लेकिन मेगास्थनीज, स्ट्रैबो या अन्य यूनानी लेखक भारत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं करता है। क्लियर मेगास्थनीज अपने इंडिका में लिखता है कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, जबकि अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। इस बात को ध्यान में रखना है, अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है, जबकि मेगास्थनीज कहता है कि दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। ओके, तो ये क्लास कैसा लगा जरूर से जरूर शेयर करेंगे और अपनी बातों को कमेंट के जरिए जो है हमारे पास रखने का प्रयास करेंगे। तो ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।